ये 9th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, सोशल साइंस, इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9th का मैं पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक है। और इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें इंडिया में जो कुछ चल रहा था और कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड का मतलब यह है कि इंडिया से बाहर जो दूसरे देशों में जो एक्टिविटी थी, जो चल रही थी, जिसका इंडिया के आज़ादी के ऊपर, जिसका भारत पर अच्छा खासा तो बहुत गहरा असर पड़ा, तो वो कौन सी घटनाएं थी जिसका भारत के पॉलिटिक्स पर और यहाँ आज़ादी पर क्या उसका प्रभाव पड़ा। तो उन घटनाओं में वो जो इवेंट्स है, उसमें सबसे पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कहते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो कहीं राजशाही है, राजा है, और वो जो राजशाही है वो प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाए, या कोई डिस्पोटिक गवर्नमेंट है जो तानाशाह गवर्नमेंट है, वो उसको डेमोक्रेसी में वो चेंज हो जाए, तो वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। और रिवॉल्यूशन का जो बहाव होता है, जो फ्लो होता है, वो हमेशा जो एक ख़राब सिस्टम होता है, उस ख़राब सिस्टम से अच्छे सिस्टम की तरफ जाना, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, और कोई आ करके उस पर एक डिस्पोटिक गवर्नमेंट वो हटा करके उसको बना दे, तानाशाही हुकूमत बन जाए, तो उसको रिवॉल्यूशन नहीं कहेंगे। रिवॉल्यूशन हमेशा एक बदतर पोजीशन से एक अच्छे पोजीशन की तरफ, ख़राब पोजीशन से अच्छे पोजीशन की तरफ उसका मूवमेंट होता है। तो फ्रांस में एक डिस्पोटिक गवर्नमेंट काम कर रही थी, और वो जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट है वो जनता के ऊपर बहुत जुल्म कर रही थी, बहुत अन्याय कर रही थी। और जो राजा होता था, राजा के मुख से या राजा के मुंह से निकली हुई जो बात होती है वही कानून होता था। कोई ऐसा कानून वहाँ नहीं था कि जिसको एक चुनी हुई सरकार या असेंबली जो है, चुनी हुई असेंबली उस कानून को जो बनाती है, इस तरह का कोई कानून नहीं था। जो राजा मुंह से कह देता था वही कानून बन जाता था। जो राजा जो है जितना टैक्स जो लगा देता था तो वो टैक्स लागू हो जाता था। तो पब्लिक जो थी वो बिल्कुल बेचैन थी ऐसे हालत में। फ्रांस में काफ़ी दिनों से जंग चल रही थी। फ्रांस की जो इकनॉमी थी वो पहले ही काफ़ी डूब चुकी थी। उसके बाद जब लुई 16 साहब आते हैं, जब उनको क्राउन मिलता है, जब उनकी ताजपोशी होती है, जब वो राजा बनते हैं, तो वो भी यही काम करते हैं। वो भी अपने ख़जाने को भरने के लिए जनता के ऊपर और टैक्स लगा देते हैं। तो
जनता ने एक रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दिया इस गवर्नमेंट से। इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए वहाँ की जो आम पब्लिक थी उसने बगावत कर दिया। और फिर उसके बाद क्या क्या होता है, आखिर में फिर लुई 16 को फांसी दी जाती है, और लुई 16 की जो रानी थी उसको भी बाद में फांसी दे दी जाती है, और पब्लिकली जो है उसको फांसी दी जाती है। उसके बाद फिर और बहुत सी घटनाएं होती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फिर जो है हुकूमत वहाँ की संभालता है आखिर में, और वो भी तानाशाह बन जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट पूरे दुनिया को जीतने की ख्वाहिश उसके दिल में जागती है, और वो पूरे दुनिया को फतह करने के लिए, जीतने के लिए निकलता है। वो भी एक जालिम बादशाह था। तो इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में देखिए, तो ये बुक में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जिसको आप अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे किसी मूवी में या किसी सीरियल में बीच का पार्ट थोड़ा सा उठा करके दे देता है शुरू में, और उससे आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अंदर की स्टोरी क्या हो सकती है। तो उस तरह से ये एक छोटा सा पार्ट जो अंदर ये आएगा डिटेल में, ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखो, ये एक सिचुएशन दिया हुआ है। एक सिचुएशन क्या जो है दिया हुआ है, मतलब ये जो हालात जो हो गए थे, है ना, ये जो हालात जो दिए हुए हैं, ये हालात क्यों हुए थे, असल चीज़ आप इसके अंदर जाकर के पढ़ेंगे। ठीक ना, देखो, वन मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, ठीक ना। अब देखो क्या हुआ है इस डेट को। फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है ना। द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वो वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। काफ़ी खतरनाक हालात वहाँ के हो गए, खतरे की घंटी जो है पूरी बज गई। ठीक, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा था, राजा ने ट्रूप्स को, अपने आर्मी को ये आदेश दे दिया कि शहर की तरफ मूव करें, शहर की तरफ मूव करें। Rumor spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. अब वहाँ हुआ ये था शहर में कि जब रोजी रोटी के जब लाले पड़ गए थे, खाने के लिए जब उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, जब खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उनका जो मेन जो खाना था वो ब्रेड था, ब्रेड। तो ब्रेड भी नहीं जो है मिल पा रहा था। जैसे तुम्हारा मेन खाना क्या है, टोस्ट है, तो उनका मेन खाना ब्रेड था, तो ब्रेड भी नहीं मिल पा रहा था। तो ब्रेड कम था, सप्लाई कम थी, और डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में ब्रेड की भी कीमत काफ़ी बढ़ गई। देखो, ये पेन अगर मान लो 5 रुपये की मिल रही है, ठीक, और इस पेन को लेने वाले अगर 20 लोग हों, अब बेचने वाले के पास सिर्फ 5 पेन हो, और पेन कहीं अगर न मिल रही हो, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो ज़्यादा पैसा दे करके इसको खरीद लेगा, 5 की जगह 10 दे करके इसको खरीद लेगा। तो जिनके पास कम पैसा रहेगा उनको ये पेन मिलेगी नहीं। तो ब्रेड का भी दाम काफ़ी
आगे बढ़ गया, इतना कि वो आम पब्लिक के पहुंच से बाहर हो गया। जो बड़े बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो ब्रेड को खरीद ले रहे थे। तो जो आम पब्लिक है, ये जो है गुस्से में जा करके जो है ब्रेड की दुकानों पर जो है धावा बोल दिया, लूट जो है शुरू हो गई। तो वहाँ से ये चीज़ें जो है शुरू हुई। तो जब किंग को पता चला कि पेरिस में ऐसी सिचुएशन है, तो प्रिंस ने, राजा ने, किंग ने उस पोजीशन को संभालने के लिए क्या किया, अपनी आर्मी शहर में भेज दिया। जब अपनी आर्मी शहर में भेजा तो जो लोगों में ये एक अफवाह फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि बादशाह आर्मी को ऑर्डर दे करके ओपन फायर का भेज रहा है। ओपन फायर मीन जहाँ जिसको देखो गोली मार दो। तो वहाँ की जनता में ये चीज़ जो है अफवाह, तो अफवाह तुमको पता है, अफवाह तो बहुत काम करती है ना। अफवाह लोग फैला देते हैं और फिर जो है शहर दिक्कत में जो पड़ जाता है, प्रशासन शासन भी दिक्कत में जो पड़ जाता है। ठीक, तो अफवाह से बचना चाहिए, अफवाह कभी नहीं फैलाना चाहिए। अफवाह फैलाने पर बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। मगर वहाँ किसी ने ये अफवाह फैला दिया कि जो ट्रूप्स आ रही है, ये आर्मी आ रही है, ये हम लोगों को मारने के लिए आ रही है, राजा ने ये ऑर्डर दे करके भेजा है। तो 7,000 मेन और वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल था, उस टाउन हॉल में 7,000 उसमें मर्द और औरतें दोनों लोग शामिल थी, स्त्री पुरुष, ठीक ना। ये इकट्ठा हुए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपुल मिलिशिया, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम भी जो है एक क्या करेंगे, एक फौज बनाएंगे, एक मिलिट्री बनाएंगे लड़ने के लिए। जो सरकार की तरफ से जो ट्रूप्स आ रही है राजा की तरफ से, उसका मुकाबला करने के लिए हम भी एक मिलिशिया बनाएंगे, ठीक है। हम भी एक अपना ग्रुप बनाएंगे जो उनसे लड़ेगा। दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म। तो अब उनको आर्म की जो है ज़रूरत थी, हथियार की ज़रूरत थी इसके लिए, है ना। तो उस ग्रुप के लिए भर्ती तो ये कर लिए लोगों को उनसे लड़ने के लिए, मगर हथियार कहाँ से लाएंगे। तो हथियार लेने के लिए जो सरकारी बिल्डिंग है, जहाँ जहाँ इनको ये पता था कि यहाँ सरकारी हथियार मिल सकता है, वहाँ इन लोगों ने क्या किया, हमला शुरू कर दिया। बिल्डिंगों को धावा बोल दिया, उनको तोड़ फोड़ किया, जो उनको असलहे मिले उनको लूट लिए, उन बिल्डिंगों को, सरकारी बिल्डिंगों को जला दिया। अब ये पोजीशन फ्रांस में शुरू हो गई। फाइनली मीन्स आखिर में ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपुल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, है ना। शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ बहुत सारे लोग, ये ग्रुप ऑफ सेवरल 100, कुछ लोगों का एक ग्रुप, सेवरल 100 मीन्स हजारों का एक ग्रुप, मार्च माने आगे बढ़ा, टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, सिटी के ईस्टर्न पार्ट की तरफ वो आगे बढ़ा। स्टॉर्म्ड माने क्या होता है, हमला कर दिया, स्टॉर्म हमला कर दिया। फोर्ट्रेस प्रिजन, ये किला था, उस किले के अंदर जेल बनी हुई थी, उस पर इन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। उसका नाम क्या था, बैस्टाइल, नाम उसका था द बैस्टाइल। द बैस्टाइल, ये किला था, द बैस्टाइल सरकारी किला था। और ये जो बैस्टाइल था वो सरकार के ताकत का एक सिंबल भी था। लोग सरकार के ताकत का, पावर का एक सिंबल भी मानते थे उसको, बैस्टाइल का। और उस बैस्टाइल के अंदर एक जेल थी, उस जेल के अंदर तमाम लोगों को, बहुत से लोग थे जिनको कैदी बनाया गया था। जो सरकार के खिलाफ बोलता था या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था, ठीक ना, उसको उसमें बंद कर दिया जाता था। नाम क्या था, द बैस्टाइल, ठीक। तो बैस्टाइल पर इन लोगों ने क्या किया, हजारों लोगों का एक ग्रुप हमला कर दिया, किस पर, बैस्टाइल पर।
वेयर दे होप्ड, जहाँ उनको ये उम्मीद थी कि फाइंड होर्डेड एमुनेशन। एमुनेशन का मतलब अमुनीशन, देखो अमुनीशन, जहाँ उनको पता था कि हथियार हमको मिल सकता है, गोला बारूद, ठीक ना, जहाँ उनको ये पता था कि ये हथियार हमको यहाँ पर मिल सकता है, इस उम्मीद में वो बैस्टाइल पर क्या किए, हमला कर दिए। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एमुनेशन इन द आर्म फाइट। आर्म फाइट माने हथियारों की वहाँ लड़ाई हुई, आमने सामने। वहाँ बैस्टाइल के जो रक्षक थे, जो मुहाफिज थे, जो रक्षक थे, जो उनकी हिफाजत करने वाले थे, जो सुरक्षा में लगे हुए थे, उनमें और इन लोगों में जिन्होंने हमला किया था, है ना, वो लड़ाई हुई, आर्म्ड फाइट हुई, हथियारबंद लड़ाई थी वो। कमांडर ऑफ बैस्टाइल वाज किंग, तो बैस्टाइल के जो कमांडर है वो मार दिया। बैस्टाइल देखो, बैस्टाइल का ये फोटो दिखाया गया है, ये बैस्टाइल का ये फोटो, ये बैस्टाइल, ठीक, बैस्टाइल को देखो, ये आग देखो, ये आग के ये धुएं निकल रहे हैं ना, ये देखो ये आग के धुएं ये निकल रहे हैं बैस्टाइल से। तो बैस्टाइल को ये लोगों ने हमला करके बैस्टाइल को पूरा जला दिया था। बैस्टाइल के अंदर जो जेल थी, उस जेल के जितने कैदी थे सबको छुड़ा लिया उन्होंने, सारे कैदी भाग गए थे। और बैस्टाइल का जो कमांडर था, वो कमांडर उस में क्या हुआ, मारा गया बैस्टाइल, ठीक ना। द कमांडर ऑफ बैस्टाइल वाज किल्ड एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो कैदी थे वो रिलीज हो गए। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, वहाँ कितने थे, 7 रह गए थे, बाकी सब रिलीज हो गए थे। एट द बैस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। बैस्टाइल जो था, ये बैस्टाइल को लोग सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग मानते थे, ठीक ना, कि ये राजा की शक्ति का प्रतीक है, ये राजा की ताकत का ये प्रतीक है, ठीक ना। तो बैस्टाइल से लोग नफरत भी जो करते थे। ये बैस्टाइल जो एक प्लेस था, इसके अंदर के ये किला था, ये किला, और इसके अंदर जेल भी थी, ठीक ना। तो इससे लोग नफरत भी जो करते थे, वो राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबल मानते थे, तानाशाही का, ठीक ना। देयरफॉर द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड। डिमोलिश माने हैं, ढा देना, गिरा देना, गिरा दिया गया। एंड स्टोन फ्रेगमेंट, और इसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे, ठीक ना, वर सोल्ड, बेच दिए गए इन द मार्केट में, टू ऑल दोज हु विश टू कीप सोनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, है ना। इस डिस्ट्रक्शन का, बैस्टाइल के गिरने की ये जो घटना थी, ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट को जो सबूत के तौर पर उसके जो स्टोन थे, उसके स्टोन को खरीद करके अपने पास रखे, यादगार के तौर पर, कि हमारे पास ये एक यादगार रहेगी कि फला तारीख को जो है ये जो राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबल था, उसको गिराया गया था, ये उसका प्रतीक, इसके सिंबल के तौर पर, उसके यादगार के तौर पर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को बेचा गया, लोग खरीद करके उसको रखे। The days that follow saw more writing both in Paris and countrywide। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद जो है कंट्री साइड, माने उस कंट्री के जो फ्रिंज एरिया है, अगल बगल, कंट्री साइड मीन्स पूरे कंट्री में एक तरह से क्या हो गया, दंगा फैल गया। मोस्ट पीपुल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ठीक। तो पूरे जो ये जो फ्रांस जो कंट्री था, तो पूरे फ्रांस में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जो हाई प्राइस ब्रेड की, ठीक, या और जो ज़िंदगी जीने के लिए जो काफ़ी अहम ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आम पब्लिक के से पहुंच से ये काफ़ी
बाहर हो गए थे, लोग नहीं खरीद पा रहे थे। तो सरवाइव के लिए जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो भी उनको पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, पूरे कंट्री में एक अपना विरोध, एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मच लेटर, फिर इसके बाद व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जो हिस्टोरियन हैं, जो इतिहासकार हैं, वो उस टाइम पीरियड पर जब वो अपनी नज़र बहुत गहराई से जब उसकी एनालिसिस करते हैं, दे सा इट एज बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट, तो वो ये पाते हैं कि ये जो शुरुआत, ये जो इस तरह का बेस्टाइल का गिराया जाना, पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट का शुरू हो जाना, बात समझ में, ये अचानक नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट था, है ना, सीरीज ऑफ। अब वो सीरीज ऑफ इवेंट क्या था, क्यों इस सिचुएशन तक वो देश पहुंचा, ठीक। तो अब इसके बाद आपको पीछे की चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी कि इस इवेंट की सीरीज का जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसके पीछे आप जाएंगे वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो पब्लिक को इस चीज़ पर उकसाया, ठीक ना। तो फिर लीड टू, इसके बाद फिर आगे आगे क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस, ठीक। फिर फ्रांस में किंग को क्या कर दिया जाता है, पब्लिकली फांसी दे दिया जाता है। दाउ मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट, बहुत से जो लोग थे वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, ये सोच नहीं पा रहे थे दिस आउटकम, उन लोगों ने नहीं सोचा था उस वक्त, आउटकम मीन रिजल्ट, कि इसका ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक। बस है कि बेस्टाइल को गिरा दिया जाएगा, पूरे मुल्क में दंगा फैल जाएगा, जगह जगह सरकारी चीज़ों को जलाया जाएगा, उन सरकारी बिल्डिंगों को जो है तोड़ा जाएगा, बाद में ये सरकार, ये जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट है, ये किंग है ना, ये गिर जाएगी, किंग को फांसी दे दिया जाएगा। लोगों ने उस वक्त ये सोचा नहीं था, मगर ये सब हुआ। हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, अब इसके बारे में आगे हम, ठीक ना। तो ये क्या था, ये उसकी शुरुआत थी, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आप बीच में पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18, देखो अब ये जो लेट 18th सेंचुरी थी, इस 18th सेंचुरी का जो आखिरी टाइम पीरियड था, लेट 18th सेंचुरी का मतलब ये है कि 18th सेंचुरी के हाफ से ज़्यादा, ठीक ना। मतलब 1750 से के बाद जो लुई 16 कब बनी थी, लुई 16 1774 में लुई सेंचुरी को राजा बनाया गया था, किंग बनाया गया था, ठीक ना। और वो 20 साल का था, वो 20 ईयर ओल्ड था, ठीक ना। और इसने शादी किससे किया था, इसने शादी किया था, देखो ये जो नाम जो दिया हुआ है, ये नाम देखो, ये चूंकि ये फ्रेंच नाम है ये, इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लेना, स्पेलिंग के हिसाब से, ताकि तुमको इसकी स्पेलिंग अगर लिखने के लिए आए तो इसकी स्पेलिंग तुम लिख सको। इसमें लिखा हुआ मैरी एंटोनेट, मैरी एंटोनेट, मैरी एंटोनेट, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब इसको तुम स्पेलिंग उसको याद करने के लिए अपने मन में एंटोनेटे भी कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक ना, एंटोनेटे भी कर लो, चलेगा, ठीक। तो मैरी एंटोनेट से इसने क्या किया, शादी किया था 20 साल की एज में, और 1774 में ये क्या बना था, फ्रांस का किंग बना था। तो ये लेट 18th सेंचुरी समझ गए, 18th सेंचुरी का
जो आखिरी टाइम पीरियड है। देखो 1700 तो हो गया, अब 1700 के बाद जो शुरू हुआ वो 18, तो ये 18 सेंचुरी है ना। ये कितनी सेंचुरी, इसको मत जाओ 17 सेंचुरी इसको नहीं कहेंगे, अभी 17 से आगे जा रहा है ना, 18 सेंचुरी इसको कहेंगे। लेट 80s में 17 सेंचुरी के हाफ से ज़्यादा जा रहा है ये, तो ये टाइम पीरियड जो है वो लेट 18 सेंचुरी का है। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड लुई 16 द बर्बन फैमिली, ये किस फैमिली का था, ये बर्बन फैमिली का था। फैमिली किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की गद्दी पर ये बैठा, फ्रांस का राजा बना। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रेलियन प्रिंस मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज असेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। अब जब इसको जब गद्दी मिल गई, जब ये राजा बन गया, तो इसने ये देखा कि जो हमारा खजाना है, जो हमारा खजाना है, सरकारी खजाना, वो एकदम खाली हो गया है। ठीक, सरकारी खजाना खाली हो गया है बिल्कुल। तो अब सरकारी खजाना जब खाली हो जाएगा तो सरकार का कम खर्च होता है, तमाम लोग उसके काम करने वाले होते हैं, उसके फौज होती है, उसके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक ना, जो किले होते हैं उन जो किलों के बाकायदे जो है रखवाली करने में या देख रेख में अच्छा खासा कर, तो बहुत खर्च होता है ना। तो सरकारी खजाना एकदम खाली हो गया, तो बिना जो है पैसे के तो गवर्नमेंट जो चलेगी नहीं। ठीक, और उस वक्त की फ्रेंच सोसाइटी जो थी, वो उस वक्त की फ्रेंच सोसाइटी वो 3 हिस्सों में जो बटी हुई थी। तो मैं अभी आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार एंड ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, जिनको उनको रुपया मिलता था, जिनको उनको पैसा मिलता था, जिससे उनके काम चलते थे, तो वो ड्रेन माने वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? लॉन्ग ईयर ऑफ वार, बहुत दिनों तक जंग चली और उस जंग में सरकार का खजाना क्या हो गया, खाली हो गया था। एडेड टू दिस, और इस पर भी वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वेस्टाइल, वेस्टाइल का जो पैलेस था है ना, ठीक ना, ये जो वर्साइल्स जो पैलेस था, वर्साइल्स वहाँ का पैलेस था, तो जो वर्साइल पैलेस था तो उसका एक्स्ट्रा वजन माने बहुत ज़्यादा उसका खर्च था, तो उसको भी मेंटेन करना था, है ना। उनका जो दरबार था राजा का, दरबार, राजा के दरबार का भी अच्छा खासा खर्च था, उसको भी मेंटेन करना था। अंडर लुई 16 के अंडर में फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखो, ब्रिटेन जो था वो फ्रांस का और अमेरिका का दोनों का कॉमन एनिमी था, दुश्मन था। ब्रिटेन किसका दुश्मन था? फ्रांस का भी दुश्मन था और अमेरिका का भी दुश्मन था। ठीक, तो ब्रिटेन ने अमेरिका की बहुत सी कॉलोनियों को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जो अमेरिकी कॉलोनियाँ थीं उसको ब्रिटेन ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो अब चूंकि ब्रिटेन जो था वो दोनों का दुश्मन था, अमेरिका का भी था और फ्रांस का भी था। तो अब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। ये बिल्कुल कॉमन ये कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। अब ये देखो, ये एक है, ये इनका भी दुश्मन है और ये इनका भी जो दुश्मन है, तो ये दोनों का दुश्मन है ना, तो ये दोनों आपस में दोस्त हो जाएंगे। तो ये ब्रिटेन फ्रांस का भी दुश्मन और ब्रिटेन अमेरिका का भी दुश्मन, तो ये फ्रांस और अमेरिका दोनों दोस्त हो गए। तो जो अमेरिकी कॉलोनियाँ जो ब्रिटेन के कब्जे में थी, उनको आज़ाद कराने के लिए कितनी कॉलोनियाँ थी? 13। कितनी थी? 13 कॉलोनियों को आज़ाद कराने के लिए अमेरिकी जो कॉलोनियाँ थी उनको ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए इसने क्या खर्च किया? पैसा खर्च किया उसके लिए, ठीक ना। उसके लिए फ्रांस ने आज़ाद कराने के लिए पैसा खर्च किया।
द वार एडेड मोर देन बिलियन लाइव्स। ये जो लाइवरेस है, ठीक, अभी चूंकि ये फ्रांस का है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा, मगर ये उस वक्त क्या था, उस वक्त ये जो लाइवरेस था उस वक्त की करेंसी थी वहाँ की। जैसे हमारा की करेंसी क्या है, रुपया है, तो वहाँ क्या था, लेवरेज था। तो बिलियंस लेवरेज टू डेप्थ दैट ऑलरेडी राइज टू मोर देन 2 बिलियन लाइवरेज। बिलियन जो है लाइवरेज के कर्ज में फ्रांस पहले ही था, और जब वो 13 कॉलोनियों को मदद करना शुरू किया तो और ज़्यादा कर्जे में चला गया। लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, तो उस वक्त के जो लीडर थे, लेंडर उसमें सरकार को भी पैसा देते थे। जो सरकार थी, सरकार को भी उस वक्त के जो बड़े बड़े लेंडर थे वो सरकार को कर्जे पे क्या देते थे, पैसा देते थे किंग को। किंग के पास पैसा नहीं रहता था, तो ये उनको पैसा दे करके मतलब उधार देते थे, और उस पर क्या लेते थे, हैं, उस पर इंटरेस्ट लेते थे। तो जो लेंडर थे, जो सरकार को पैसा दिए थे, तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट क्या किया, बढ़ा दिया। तो जब इंटरेस्ट बढ़ा दिया ये, तो अब वो इंटरेस्ट तो सरकार ही को पे करना है। तो सरकार इधर क्या करी कि आम पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ा दी। नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो मनी लेंडर थे, जो सरकार को पैसा देते थे, वो 10% अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिए। सो फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज्ड टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, ठीक ना, टू मीट इस रेगुलर एक्सपेंसेस। डेली के खर्च को पूरा करने के लिए, सरकार का जो डेली का खर्च था उसको पूरा करने के लिए, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी को मेंटेन करने में खर्च, कोर्ट को मेंटेन करने में, उनका अपना राजा का दरबार होता था, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट के जो ऑफिसें हैं उनको रन करने के लिए, यूनिवर्सिटियाँ जो चल रही हैं उनको रन करने के लिए, हॉस्पिटल जो थे उनको रन करने के लिए। स्टेट वाज फोर्स्ड, स्टेट मजबूर हो गया, स्टेट वाज फोर्स, सरकार मजबूर हो गई टू इंक्रीज टैक्स बढ़ाने के लिए, ठीक। एट इवन दिस मेजर, माने ये जो पैमाना इसने अपनाया है ना, टैक्स बढ़ा करके जो इकनॉमिक पोजीशन थी उसको सुधारने का, वुड नॉट हैव सफिस्ड, काफ़ी नहीं हुआ। टैक्स बढ़ाने के बाद भी सरकार के पास जो प्रॉब्लम हो रही थी अपना ये सब डेली एक्सपेंसेस खर्च चलाने के लिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, फ्रांस बात में ये सफिश नहीं थी। अब देखो फ्रांस की जो 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में जो बटी हुई थी। अब देखो सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, तो ये जो सोसाइटी थी वो पहली जो सोसाइटी, देखो ये फर्स्ट स्टेट, ये सोसाइटी देखो, ठीक, ये फर्स्ट स्टेट, 3 स्टेट में जो सोसाइटी बटी हुई थी, इसको फर्स्ट स्टेट है ना, फर्स्ट स्टेट, 2 स्टेट है, एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है। ये स्टेट जो है वो इस सूबा माने ये मतलब ये जो स्टेट है ना वो मुल्क होता है, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है तो वो स्टेट ये वाला होगा, और ये स्टेट अलग है। ये 3 स्टेट में जो बटी हुई थी सोसाइटी, ठीक। तो इस स्टेट में कौन आते थे, क्लर्जी। इस स्टेट में क्या आते थे, क्लर्जी आते थे। क्लर्जी कौन होते थे, क्लर्जी जो धार्मिक लोग होते थे, जो चर्च से जो रिलेटेड लोग होते थे, है ना, उनको फ्रेंच की सोसाइटी में बहुत बड़ा मकाम हासिल था, ठीक। उनकी पोजीशन जो है बहुत बड़ी थी।
जो चर्च के पादरी होते थे, जो चर्च के पादरी होते थे, ठीक ना। तो इन लोगों की जो पोजीशन थी, जो चर्च से जो रिलेटेड थे, ये फर्स्ट स्टेट में ये काउंट होते थे। उसके बाद सेकेंड स्टेट क्या था? सेकेंड स्टेट जो था वो नोबल मैन का था। किनका था? नोबल, या इसको जिसको नोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबिलिटी। सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट इनको क्या कहते हैं? नोबिलिटी। नोबिलिटी। नोबिलिटी, ये नोबल पर्सन होते थे। ये कौन होते थे? जो उस वक्त जो गवर्नमेंट में जो लोग होते थे, जो लोग गवर्नमेंट में जो होते थे, मंत्री होते थे, दरबारी होते थे, ठीक ना, इंक्लूडिंग किंग, ये सब मिल करके ये स्टेट सेकेंड स्टेट बना था। ठीक। तो अब चूंकि ये जो है सरकार में रहते थे, इनकी सरकार थी, इनके पास पैसे की कोई कमी थी नहीं, इनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं। तो जो अब देखो, जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट, ठीक ना, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, ठीक ना, उसके बाद पीजेंट, आर्टिजन, और जो छोटे पिजन हैं, ये पिजन कहते हैं, पीजेंट, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। तो थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे? थर्ड स्टेट में जो आते थे, देखो, ये थर्ड स्टेट था। ठीक। थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, यहाँ देखो, बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, अब ये फ्रांस की जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वो देखो सबसे ऊपर कौन होते थे? फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी होते थे। ये धार्मिक लोग होते थे, ये पादरी होते थे, ये चर्च से जो है रिलेटेड होते थे, इनकी समाज में बहुत इज्जत थी, ठीक ना। और नोबिलिटी जो सरकार से रिलेटेड लोग होते थे, जो मंत्री थे, दरबारी थे, ये सब नोबल थे, नोबिलिटी में ये आते थे, ठीक ना। तो ये दोनों मिल करके 10% टोटल पॉपुलेशन का, ये दोनों मिल करके 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 10%, जैसे 100 में 10 ये थे। अब बाकी ये जो थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल पॉपुलेशन का 90% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 90% ये थे, और 10% क्या थे? ये थे, ये दोनों। इसके बाद भी जो जमीन थी, उस जमीन का देखो, जो 60% था, 60% लैंड इन दोनों लोगों के पास था। ठीक। जो 10% पॉपुलेशन में थे, वो 60% जमीन पर कब्जा किए हुए थे। ठीक। और जो 90% थे, वो 40% जमीन पर कब्जा किए हुए थे। मतलब इनके पास 40% जमीन थी। ठीक। तो आप देखो, 10% मिल करके 60% कब्जा कर, ये जमीन उनके पास है। अब इनके पास सिर्फ 40% है, ठीक ना।
तो फ्रांस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो है तबका, उनके पास ज़मीन नहीं थी, और ये जो दोनों तबके थे इनके पास जो है 50% से ऊपर ज़मीनें इन्हीं के पास थी। तो बहुत से, अभी इसमें भी देखो फ्रेंच का जो फ्रेंच सोसाइटी का जो तीसरा स्टेट है, ये स्टेट हुआ ना, ये जो तीसरा स्टेट है, वो तीसरा स्टेट में देखो, अब इसको भी नंबर वाइज चलो, ठीक, 1 2 3। तीसरा स्टेट भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक वो स्टेट था, थर्ड स्टेट में एक वो स्टेट था जिनके पास रुपया पैसा था, जो संपन्न थे, जो गरीब नहीं थे, ठीक। और फ्रांस के इनकलाब में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये मिडिल क्लास कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? ये मिडिल क्लास कहलाते थे। ये हाई क्लास थे, या ये मिडिल क्लास थे, ये बिल्कुल लोअर क्लास में ये आते थे। तो ये बड़े बिजनेसमैन थे, है ना, मर्चेंट, सौदागर, जो बिजनेस, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाना, बेचना, ठीक ना। तो ये मर्चेंट और कोर्ट ऑफ ऑफिशियल, बात समझ में, कोर्ट ऑफ ऑफिशियल, ये लोग ऑफिस से जो है रिलेटेड होते थे, ऑफिस में काम करते थे। सरकार की तमाम ऑफिसें होती थी ना, तो उन ऑफिसों में ये काम करने वाले होते थे। और लायर मीन जो वकील होते थे। तो ये बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल एंड लायर, ये मिल करके थर्ड स्टेट का ये एक पार्ट ये। तो ये जाहिर सी बात है कि इनके पास पैसा रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं रही होगी, ब्रेड इनको मिल जाता रहा होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखो, पीजेंट एंड आर्टिजन, ये जो कलाकार होते थे ये, और ये जो किसान, पीजेंट मीन किसान, जिनके पास ज़मीन थी, ठीक ना, जिनके पास ज़मीन थी, और ज़मीन इनके पास जो है ज़्यादा थी। तो ये एक तबका ये था जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। तो आर्टिजन में सब आ जाएंगे, तुम्हारा जो नाचने गाने वाले, या और जितना कला की जितनी भी जो है काम करने वाले, है ना, ये सब आर्टिजन में आते हैं, ठीक। आज तुम जो देखो, ये तुम्हारा सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ठीक ना, धर्मेंद्र, ये सब क्या हैं? ये सब कलाकार हैं, एक्टर हैं, ठीक। तो ये जो, ठीक। और इसके बाद देखो स्मॉल पीजेंट, जो बहुत छोटे किसान थे, जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, वो, और लैंडलेस लेबर, वो मजदूरी करने वाले, वो मजदूर जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं थी, एंड सर्वेंट, और नौकर। लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट, वो लेबर और सर्वेंट आते हैं तीसरे में, जिनके पास ज़मीन नहीं, और वो पीजेंट भी आते हैं जिनके पास ज़मीन अगर है तो बहुत थोड़ी है। तो ये थर्ड स्टेट भी 3 स्टेट में जो बटा हुआ था, ठीक। अब उसके बाद देखो, जो टैक्स जो लगता था, तो वो टैक्स देखो, ये जो दोनों स्टेट है, इन लोगों पर टैक्स नहीं था। टैक्स कौन भरता था? टैक्स ये थर्ड स्टेट के लोग भरते थे। सरकार को जो टैक्स देना रहता था, तो ये थर्ड स्टेट के लोग ये टैक्स भरते थे। ये फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग टैक्स से बरी थे। उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ था, है ना, उनको ये जन्म से ये अधिकार मिला हुआ था कि उनको कोई टैक्स नहीं देना है। वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे, बरी थे। वो सारा टैक्स जो है ये भरते थे। जिनके पास 40% भी ज़मीन नहीं थी, उनके ऊपर सब टैक्स लगा दिया गया था। जिनके पास 60% जो है ज़मीनें थी, उनके पास कोई टैक्स, जो संपन्न थे, जो पैसे वाले थे, जो टैक्स भर सकते थे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, ठीक। तो इस तरह से ये तो सोसाइटी ऑफ, ये बात समझ में आ गई। इवन दिस मेजर वुड नॉट सफिशिएंट। फ्रेंच सोसाइटी 18th century was divided into 3 states. Only members of third state paid tax.
सिर्फ थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो टैक्स पे करते थे। सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फीडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एजेज। फीडल सिस्टम का मतलब ये है कि ये उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको ये अधिकार मिला हुआ था जो इस स्टेट के और इस स्टेट के होते थे कि वो इनको जो है कमांड कर सकते थे, इनको वो आदेश दे सकते थे कोई काम करने के लिए, ये इनका काम करते थे। बात समझ में आई? पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन, ये जो थे ये 90% पॉपुलेशन इनकी थी। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन लैंड दे कल्टिवेटेड माने जिस पर वो खेती करते थे वो ज़मीन बहुत कम थी, स्मॉल थी। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स एंड चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। जो 60% ज़मीन थी उस 60% ज़मीन में जो थर्ड स्टेट के जो बहुत रिचर थे, जैसे बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, ये जो थे 60% में ये भी थे, 60% में ये भी थे और ये थे, अब बाकी 40% में ये थे, ये 40% में, ठीक। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ये जो फर्स्ट स्टेट और टू स्टेट क्लर्जी और नोबिलिटी के जो मेंबर थे इंजॉय सर्टेन प्रिविलेज, उनको प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको अधिकार मिला हुआ था। उनको क्या मिला हुआ था? अधिकार मिला हुआ था बाय बर्थ। बाय बर्थ माने जन्म से, कि उस परिवार में जो जन्म ले लिया है उसको ये अधिकार मिल गया। सोने का चम्मच ले करके पैदा होते थे, मुंह में सोने का चम्मच वो ले करके पैदा होते थे। बात समझ में? मतलब कि वो जन्म से उनको अधिकार, कि उस परिवार में कोई पैदा हो गया तो वो जो सरकार की तरफ से जो प्रिविलेज जो दिया जाता था, प्रिविलेज माने शान शौकत से ज़िंदगी गुजर बसर करने की जितनी चीज़ें उनको मिली हुई थी प्रिविलेज, वो सब उनको मिला हुआ था। एक प्रिविलेज ये भी था कि उनको टैक्स नहीं देना है, ठीक ना। तो ओन्ड बाय नोबल द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट द कलेक्टेड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज, तो सरकार की तरफ से जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ था इन दो मेंबर्स को बाय बर्थ, उन प्रिविलेज में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज ये था, क्या? एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू स्टेट। एग्जेम्पशन माने छूट, एग्जेम्पशन में छूट। तो सरकार की तरफ से उनको टैक्स पे करने की छूट मिली हुई थी, वो टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक। द नोबल्स फर्दर एंजॉय फिडल प्रिविलेज, इनको फिडल प्रिविलेज भी जो मिला हुआ था कि ये जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उनके ऊपर जो है इनका अधिकार था। तो वो चाहते तो किसी को भी जो है बुला करके, थर्ड स्टेट के लोगों को बुला करके अपना काम जो भी करवाना है, आप अधिकार उनको जो मिला हुआ था तो वो बुला करके इनको अपना काम करवाएं, ठीक। दीज इंक्लूडेड फिडल ड्यूज विच दीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, ठीक ना। पीजेंट वर ओबलाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू लॉर्ड, है ना। जो पीजेंट रेंडर सर्विस टू लॉर्ड माने जो लॉर्ड थे, जो बड़े लोग थे, ये लॉर्ड जो थे इनकी नौकरी करने के लिए, इनकी सर्विस करने के लिए वो मजबूर थे, है ना। रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड माने जो बड़े लोग थे उनकी जी हुजूरी करना, उनका काम करना, ठीक ना। टू वर्क हिज हाउस, उनके घरों पर काम करना, एंड फील्ड, उनको खेतों में काम करना, ये उनका अधिकार था इन दोनों लोगों का इनके ऊपर, कि इनका इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे ये करेंगे। सो ठीक है, सर्व इन आर्मी, और ये आर्मी में भी ये सर्व करते थे। आर्मी में भी जो इस तरह की मतलब ये जो इनकी ये जो नौकर थे, ये जो सर्वेंट थे, ये आर्मी के भी सर्वेंट थे, है ना, आर्मी के भी सर्वेंट थे। टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, और ये बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में जो ज़रूरत पड़ती थी लेबर की, तो ये उसमें जाते थे, काम करते थे। बात समझ में? तो अब देखो दो तरह का टैक्स था उस वक्त
दो तरह का टैक्स था। एक टैक्स स्टेट लेती थी और एक टैक्स ये लेते थे पादरी लोग, जो चर्च लेता था। चर्च यहाँ मैं लिख दूँ, चर्च, ठीक ना, लिख दूँ चर्च। एक टैक्स चर्च लेता था और एक टैक्स स्टेट लेता था। स्टेट माने ये स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्टेट माने सरकार। सरकार भी टैक्स लेती थी इनसे, और कौन, चर्च भी टैक्स लेते थे। तो चर्च जो टैक्स लेते थे उसका नाम था टीथेस। क्या नाम था? टीथेस। तुम इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन तुम अपने हिसाब से कर लेना। ये चूंकि फ्रेंच वर्ड है ना, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर, ठीक ना। अलग अलग लोगों के ज़बान से आप अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, ठीक ना। ये इंग्लिश नहीं, ये सब फ्रेंच वर्ड है। टीथे फ्रॉम पीजेंट। तो चर्च जो है पीजेंट से जो टैक्स लेते थे उनका नाम क्या था? टीथे था। ये टैक्स किससे लेते थे? किसान, पीजेंट से। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। और उसके बाद जितने मेंबर थे उसको, स्टेट को भी, सरकार को भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक। तो सरकार को जो टैक्स ये देते थे उनका नाम था टेली। क्या नाम था? टेली। TAILL, टेल। ये कौन लेता था? स्टेट लेता था। ये टैक्स था, स्टेट टैक्स। देखो इन दोनों स्टेट में फर्क जान लेना। ये स्टेट का मतलब सरकार, मुल्क, और ये स्टेट जो है वो, ये जो बड़े लोगों का जो ये ग्रुप है वो स्टेट, ठीक ना। तो इस तरह से। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट विजुअल लिवाइड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट, टोबैको। अब देखो स्टेट दो तरह के टैक्स होते हैं। एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है और एक टैक्स इनडायरेक्ट। जो सरकार को आप टैक्स जो है डायरेक्ट भरते हो, जैसे तुम्हारा जो सेल टैक्स है, जितना तुमने दुकान पर इनकम किया उसका 10%, 12% जो भी टैक्स हो वो आपको सरकार को जमा करना है, ठीक। आप उसको, सरकार को उतना पैसा आप दे देंगे, ठीक। वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। बात समझ में? जो आपको आप जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकार आपकी इनकम से टैक्स ले लेगी, उसका नाम इनकम टैक्स है। बिजनेस कर रहे हो, जो सरकार आपके बिजनेस से जो इनकम हो रहा है उससे ले लेगी तो वो सेल टैक्स है। बात समझे ना? तो इस तरह से वो डायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्ट जमा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि मान लो ये पेन है, ये पेन 4 रुपये की पड़ी या 3 रुपये की पड़ी, तो ये पेन जो है जहाँ से बनी वहाँ से चली कंपनी से, तो सरकार ने इस पर मान लो 50 पैसा टैक्स लिया, ठीक। उसके बाद ये बड़े बिजनेसमैन के पास आई। अब बड़ा बिजनेसमैन जब इसको बेच रहा है तो सरकार उसके सेल पर टैक्स लगा रही है। तो अब ये मान लो जो है टैक्स ले करके, तो वहाँ जो 3.5 पड़ा था अब यहाँ 4 पड़ गया, तो कितना सरकार को टैक्स गया? 1 रुपया। उसके बाद जो है छोटा बिजनेसमैन लाया, तो इसको जब वो जो है बेचेगा तो उसको भी टैक्स देना होगा सरकार को, सेल टैक्स। अब जब हम लेंगे तो हमारे यहाँ आते आते मान लो ये पेन 3 रुपये की 4 रुपया पड़ गई। कितनी पड़ गई? तो 3 रुपये की पेन हम 4 रुपया में खरीद रहे हैं तो हम 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर कोई टैक्स ना होता तो ये पेन हमको 3 रुपये की पड़ती, अब ये हमको 4 रुपये की पड़ रही है। तो हम इनडायरेक्ट में हमने टैक्स दिया। पेन खरीदे तो उस पर तुमने टैक्स दिया, ब्रेड खरीदे उस पर टैक्स दिया,